अब आपको बताएं, खतरनाक नाइगलेरिया वायरस ने एक और नौजवान की जान ले ली। नाइगलेरिया वायरस से रवां साल हलाकतें 3 होगी। महकमा सेहत का कहना था कि सूबे में 12 सालों में नाइगलेरिया के 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। उनमें से सिर्फ एक मरीज 3 माह तक जिंदा रहा। मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। खतरनाक जानलेवा नाइगलेरिया अमीबा कराची वालों के लिए खौफ की इलामत बन गया। एक और नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। ये था 7 जुलाई का दिन जब 22 साल औरंगजेब खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था। तमाम दोस्तों ने कायदाबाद के एक फार्म हाउस में पिकनिक मनाई। पिकनिक के दौरान स्विमिंग पूल में नहाए, एंजॉय किया। 8 जुलाई को औरंगजेब को बुखार, सर दर्द और उल्टियों की शिकायत हुई। महकमा सेहत के मुताबिक 10 जुलाई को औरंगजेब को जना अस्पताल के इमरजेंसी में लाया गया। 11 जुलाई को मरीज में नाइगलेरिया अमीबा की तस्दीक हुई। मतूकी नौजवान लानी बेंस कॉलोनी का रिहायशी था। नौजवान की हलाकत नाइगलेरिया अमीबा से हुई है। तर्जमान महकमा सेहत का कहना है कि रवां साल नाइगलेरिया अमीबा के 3 केस रिपोर्ट हुए हैं। एक केस कोरंगी, दूसरा मलीर और तीसरा हैदराबाद से रिपोर्ट हुआ। सूबे में 12 सालों में नाइगलेरिया अमीबा के 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। उनमें से सिर्फ एक मरीज 3 माह तक जिंदा रहा। खतरनाक नाइगलेरिया वायरस ने एक और जान ले ली। नौजवान की जान ली गई है। नाइगलेरिया वायरस की वजह से नाइगलेरिया वायरस से रवां साल हलाकतें 3 हो गई। महकमा सेहत का कहना था कि सूबे में 12 सालों में नाइगलेरिया के 100 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से सिर्फ एक मरीज 3 माह तक जिंदा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान सरवर शेख। वो इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। आपको बताते चलें, खतरनाक नाइगलेरिया वायरस ने एक और नौजवान की जान ले ली। नाइगलेरिया वायरस से रवां साल हलाकतें 3 होगी। महकमा सेहत का कहना था कि सूबे में 12 सालों में नाइगलेरिया के 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान सरवर शेख, इंचार्ज शोबा हेल्थ सिविल अस्पताल। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि ये जो वायरस है नाइगलेरिया वायरस, ये है क्या और इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखें कि ये जैसे आपने खुद बताया कि ये वायरस है पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जो कि नोज के जरिए पानी के जो खास तौर पर ये तालाब और ऐसे खड़ा पानी होता है, साफ पानी होता है, उसके जरिए नाक के जरिए जिस्म में जाता है और ये डायरेक्ट जो है ना ब्रेन पे इफेक्ट करता है, दिमाग पे। जब दिमाग पे इफेक्ट करता है तो इसको हम एक दूसरा नाम ये दिया कि ब्रेन ईटिंग एमेजॉन, यानी ये ब्रेन को खाता है। तो सबसे पहले जो पर्सन है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, उसको सबसे पहले सर में दर्द होगा। तो वो टिपिकल सर में दर्द होता है। सर में दर्द होने के बाद उसको मतली हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, बुखार हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ें कॉमनली हर कोई इग्नोर कर लेता है। जैसे सर में दर्द है, ओके ठीक है, बुखार है, ओके। लेकिन इसके साथ एक और खास अलामत होती है और वो खास अलामत ये है कि उनकी नेक जो है, जो गर्दन है, वो अकड़ जाती है और ये विदिन 1 और 2 डेज में हो जाती है क्योंकि वो दिमाग से इफेक्ट करता है। तो उस वक्त हमें बहुत कॉन्शियस होना है। तो ये इसकी खास निशानी है। तो हमें इसके लिए यही है कि केयरफुल रहना चाहिए। जी, हमें केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, ये वायरस फैलता कैसे है? छूती बीमारी है या फिर किसी जानवर से लगती है? नहीं, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते। ये एक्चुअली टिपिकल हमारे सीजन में जो जुलाई या सितंबर का जो सीजन होता है, इस सीजन में खास तौर पर पाया जाता है। लेकिन ये जो फ्रेश पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है, खास तौर पे हम पिकनिक वगैरह के लिए जाते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह में, ये उनमें पाया जाता है। लेकिन उसमें भी अगर ये हम की प्रिकॉशन ये ली जाए, जो अक्सर अच्छे जो स्विमिंग पूल वाले हैं वो क्लोरीन से तो पानी को जो है ना वॉश करते हैं, क्लोरीन यूज करते हैं, मिनिमम क्वान्टिटी ऑफ क्लोरीन। तो अगर क्लोरीन यूज किया जाए तो इस बीमारी के भी जवाब नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये जो वायरस है ये कितने साल के लोगों में तेजी से फैलता है? कितने? सॉरी, ये जो वायरस है नाइगलेरिया वायरस, ये लोगों मतलब कितने साल की उम्र में मतलब तेजी से फैलता है? हाँ, ज्यादातर ये जो है ना किड्स से शुरू होता है, 10-11 साल से 30 से 35 साल, मैक्सिमम 40 साल। ये 20 साल की उम्र है, इसमें ज्यादा पाया जाता है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, जैसे कि नाइगलेरिया वायरस हम देख रहे हैं इस साल काफ़ी तेज़ी से फैला है। 3 लोग जो है इससे डेथ हो भी चुकी है। एक नौजवान जैसे अभी उसकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो हॉस्पिटल्स में इसके लिए इंतजामात मुकम्मल है? किस तरह से इसका बचाव मुमकिन हो सकता है? अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बिजली बहाली का काम शुरू हो गया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली बहाली पर काम शुरू कर दिया। सिटी 21 ने मुतादिद बार कॉलेज में बिजली बंदिश की शिकायत भी नशर की थी, जिस पर एक्शन ले लिया गया। मज़ीद आप तफसीलात जान लेंगे। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, बताइएगा।
جی بالکل، دیکھیں CC21 نے جو ہے وہ متعدد بار عبداللہ گرلز کالج کے حوالے سے جو ہے وہ بجلی بندش کی شکایات کو نشر کیا تھا، جس پر جو ہے وہ اب چیئرمین بورڈ نے ایکشن لیتے ہوئے کہ الیکٹرک سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے اور کہ الیکٹرک نے جو ہے وہ متاثرہ جگہ کی کھدائی کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، جس کے بعد چیئرمین انٹر بورڈ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کالج کی بجلی جو ہے بحال کر دی جائے گی تاکہ آئندہ آنے والے ان میں طلبہ کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی آئمہ، یہ بھی بتائے گا یہ بجلی کب سے بند تھی؟ جی بالکل، دیکھیں گزشتہ 10 روز سے جو ہے وہ کالج میں بجلی منقطع ہے اور جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ الیکٹرک ذرائع کے مطابق کہ جو ہے وہ مرمتی کام کرنا ہے، جس کے لیے جو ہے وہ DC سے اجازت درکار ہے، تاہم جو ہے وہ اب تمام تر معاملات جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، مل چکی ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے جو ہے وہ کھدائی کا کام شروع ہو چکا ہے اور 9-10 روز سے جو ہے وہ کالج میں بجلی منقطع تھی، جس کے باعث طلبات کو بھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم جو ہے وہ اب چیئرمین انٹر بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ یہ یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ کام جلد از جلد مکمل کر لیا جائے گا اور جو ہے وہ کالج کی بجلی بھی بحال کر دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ آئمہ خان۔ کراچی میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا امام بارگاہ گشن عتیق میں موجود، بڑی تعداد عزادار ایام عصا میں تشریف لاتے ہیں۔ امام بارگاہ جعفیہ میں تبرکات کے سٹالز بھی موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے سید نعمان گل وہاں موجود ہیں، ان سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ نعمان بتائیے گا۔ یہاں بالکل محرم الحرام کا سلسلہ جاری ہے اس وقت، اور محرم الحرام کی مناسبت سے مختلف تبرکات کے حوالے سے جو سٹالز ہیں وہ امام بارگاہوں میں لگائے جاتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں کراچی نہ صرف پورے پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے، راضی کے لحاظ سے سب سے بڑے امام بارگاہ یعنی امام بارگاہ جعفریہ میں موجود ہوں۔ سٹال مالک ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ بتائیے گا آپ کب سے لگا رہے ہیں اسٹال اور کیا کیا سامان آپ کے پاس موجود ہے؟ سب سے پہلے آپ کی آورگی کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا اعزاز دیا کہ گلشن عتیق میں آئے، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جناب یہ میں 40 سال سے یہ لگا رہا ہوں اور یہ بڑا اعزاز ہے ہمیں کہ رقبے کے حوالے سے، اراضی کے حوالے سے پوری پاکستان میں سب سے بڑی امام بارگاہ ہے، کہ یہ ہمارے ملہیر کے حوالے، ضلع ملہیر کے حوالے سے یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے۔ رہی بات اسٹال کی، اسٹال میں مختلف اسکام کی جو قسم کی تبرکات ہیں، جیسے علم پاک ہوئے، جھولے ہوئے، منت کے چھلے ہوئے اور لاکٹس ہوئے، تلواریں ہوئی، مختلف جو تبرکات ہیں اس کی شبیہ ہیں، وہ جو ہمارے عزادار ہیں، مومنین ہیں، وہ لینے آتے ہیں۔ یقینی طور پر اس وقت اسٹال لگا ہوا ہے، عزاداروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، امام بارگاہ میں مجالس کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی جو عزادار ہیں جو وہ تبرکات لینا چاہتے ہیں وہ اس اسٹال سے آ کر جو ہے وہ تبرکات بھی خرید رہے ہیں۔ جی ضلع غربی میں محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات مکمل ہو گئے۔ SSP ویسٹ کے مطابق ضلع میں 2000 سے زائد پولیس اہلکار اور افسران تعینات کیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے سلمان سلیم سے۔ جی بتائیے گا۔ دیکھیے بالکل اس وقت ہم SSP ویسٹ کے آفس میں موجود ہیں اور محرم الحرام کا مہینہ ہے، مختلف مقامات کے اوپر مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ویسٹ ضلع کے اندر کیا سیکورٹی انتظامات ہیں، SSP ویسٹ حفیظ بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حفیظ بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سیکورٹی کے حوالے سے بتائیں کتنی آپ کی نفری ہے، ایکسٹرا سیکورٹی کتنی ملی ہے آپ کو؟ اچھا دیکھیں، ہمارے پاس ٹوٹل 42 امام بارگاہ ہیں اور محرم کے ان 10 دنوں کے 888 ہمارے مجالس ہیں اور 91 پروسیشنز ہیں۔ ٹوٹل ہماری جو اپنی نفری ہے وہ 1700 ہے، 377 ہمیں ایڈیشنل سپورٹ ملا ہے، ایوریج 2000 کی ہماری نفری ڈپلائیڈ ہے۔ اور کل بھی ہمارا جہاں اقبال مارکیٹ اور پاکستان بازار کے حدود میں پروسیشن تھا جو رات 12 بجے شروع ہوا اور 2 بجے وائنڈ اپ ہوا۔ اب اس کے بعد ہماری 7ویں محرم کو اور 9ویں محرم کو 2 بڑے جلوس ہیں، باقی ایوریج تو 91 پروسیشنز آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو بیسکلی اب ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم حت الوسع ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور تاکہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں لوگ اپنے مذہبی جذبات اور عبادات کو سر انجام دیں۔ نکل رہے ہیں جو مجالس ہیں اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی سیکورٹی کولیپس نہ ہو۔ جی
डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर 2500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। मेराज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने आस्तीनें चढ़ा ली। जिला साउथ पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। SSP साउथ के मुताबिक जिले के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर 39 से ज़ायद मजालिस मुनक्किद होंगी और 12 से ज़ायद छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार हम वक्त चौकस रहेंगे। हमारी रूटीन की मुहर्रम होता है कराची में, जो कि ईस्ट और साउथ जोन में मेनली होता है। जो दो मेगा इवेंट्स या मेजर इवेंट्स होते हैं 9-10 मुहर्रम के, वो ईस्ट से शुरू होते हैं और साउथ जोन में आके कल्मिनेट होते हैं। एक तो वो सिक्योरिटी है और उसके लिए अलग से हमारी नफरी डिप्लॉयड है। मुहर्रम उल हराम की मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी पर 2500 से ज़ायद पुलिस अफसरान व एहलकार, SSU कमांडोज और RRF के एहलकार भी ड्यूटियां अंजाम देंगे। जुलूस के रूट पर सादा लिबास एहलकारों के साथ साथ बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए जाएंगे। तकरीबन 2400 हमारी डिप्लॉयमेंट है जो मैन मुहर्रम के लिए है, और 700 बंदे हमारे डिप्लॉयड हैं मुख्तलिफ यूनिट्स के, हम जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। वो सैयदना और बहरी कम्युनिटी के जो इवेंट्स हैं 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, उसके लिए अलग से वो डिप्लॉयड हैं। जुलूस व मजालिस की CCTV कैमरों से निगरानी भी की जाएगी, जिन्हें कंट्रोल रूम्स में मॉनिटर किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। मुहर्रम उल हराम में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ गया। रवायती मिट्टी के बर्तनों में कुज्जियाँ, ठोठियों और प्यालों की मांग बढ़ गई है। दुकानदार के मुताबिक यकुम मुहर्रम से कबल ही मिट्टी के बर्तनों के फ़रोग़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ गया है। रवायती मिट्टी के बर्तनों में कुज्जियों, ठोठियों और प्यालों की मांग बढ़ गई है। इसी हवाले से दुकानदारों के मुताबिक 1 मुहर्रम से कबल ही मिट्टी के बर्तनों की फ़रोग़ का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। 1 मुहर्रम से कबल ही मिट्टी के बर्तनों की फ़रोग़ का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। रवायती मिट्टी के बर्तनों में कुज्जियाँ, ठूठियाँ और प्यालियों की मांग भी बढ़ गई है। मज़ीद तफसीलात हम जान लेंगे। अब से कुछ देर पहले हमारी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद थी, नमरा रियासत, उनसे तफसीलात लेंगे। बिल्कुल जी, माह मुहर्रम उल हराम का आगाज़ होते ही शहर भर में मुख्तलिफ़ मकामात पर सबीलें सजाई जाती हैं और इसी मुनासबत से नज़र न्याज़ का भी अहतमाम किया जाता है। इसी सबीलों के लिए और नज़र न्याज़ के लिए खुसूसी रिवायती अंदाज़ अपनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। इसी हवाले से इस वक्त हम ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ मुख्तलिफ़ मिट्टी के बर्तन मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल बढ़ गया है। दुकानदार से मालूम करते हैं। बताइएगा कितना जो है वो मुहर्रम में इनका जो है वो ख़रीद में इजाफा होता है? ये सुनो तरीका है। मुहर्रम में तकरीबन ज़्यादातर तादाद में ये बिकता है और ज़्यादातर तादाद में जो है ना लोग सुनो तरीका अपना इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ये बिकता है और आगे से थोड़ी कीमतें बढ़ी हुई हैं। क्या क्या चीज़ें लोग लेके जाते हैं? मिट्टी के बर्तन लेके जाते हैं, प्याली लेके जाते हैं खीर डालने के लिए। इसका एक स्वाद होता है जो वो पुरानी रस्म रवाज है, इस वजह से ये बिकती है ज़्यादा। अच्छा, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता साल के मुनासबत से कीमतों में कोई फ़र्क आया है और लोग उसका कोई शिकवा कर रहे हैं? हाँ, मामूली फ़र्क आया, इतना ज़्यादा नहीं आया, मामूली फ़र्क आया जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर एक शख्स 6 गिलास मिट्टी की अगर ये लेके जाते हैं तो उसकी क्या कीमत होगी? वो तकरीबन गिलास जो है 50 रुपये का है मिट्टी का, यही कीमत है जी। शुक्रिया। यकीनी तौर पर कीमतों में मामूली फ़र्क ज़रूर आया है महंगाई की मुनासबत से, लेकिन लोग जो है वो एक रिवायत को बरकरार रखते हुए यहाँ से ख़रीद के जा रहे हैं। और मुहर्रम में हम खुसूसी तौर पर देखते हैं कि इन मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्योंकि लोग अमूमी तौर पर हम देखते हैं जहाँ बड़े पैमाने पर सबीलें सजाई जाती हैं वहाँ मिट्टी के जो है वो गिलास और प्याले रखे जाते हैं पानी पीने के लिए, और उसके साथ साथ नज़र न्याज़ के लिए भी जो है वो अहतमाम किया जाता है। तो उसके लिए मिट्टी के बर्तनों को ख़रीद कर लेके जाया जाता है और इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। इस वक्त यहाँ पर भी इनके मुताबिक यही सूरत हाल है कि लोग जो है 1 मुहर्रम से ही बल्कि उससे कबल से ही जो है वो यहाँ का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं जी। अब आपको बताएं कि जस्टिस शफी सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का आज हल्फ उठा लिया। हल्फ लेने के बाद मसालिक कायद पर हाजिरी भी दी है। आपको बताएं कि जस्टिस शफी सिद्दीकी की जानिब से आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी बताइएगा। सिंध हाई कोर्ट में बड़ी तब्दीली, नए चीफ जस्टिस ने कुर्सी संभाल ली। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने गवर्नर सिंध से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। ये जो बहैसियत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मैं अपने फराइज़ व काराए मनसबी
जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस बन गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जस्टिस शफी सिद्दीकी से ओहदे का हल्फ लिया। बवजह ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करूँगा। हल्फ बर्दारी तकरीब जस्टिस इकबाल कड़ोरो, जस्टिस उमर सियाल, जस्टिस इरशाद हुसैन, वजीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल समेत दीगर जजेस और वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी 12 अगस्त 1965 को पैदा हुए। BSc के बाद LLB की डिग्री हासिल की और 1992 में बतौर एडवोकेट मुअत्तद अदालतों से अपने करियर का आगाज किया। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी 1994 में बतौर हाई कोर्ट एडवोकेट इनरोल हुए। 2008 में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट की हैसियत से इनरोल हुए। मार्च 2012 में सिंध हाई कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने बतौर जज सिंध हाई कोर्ट अब तक 4205 केसेस के फैसले सुनाए हैं। जस्टिस शफी सिद्दीकी को 25 जून 2023 को सिंध जुडिशल एकेडमी के बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन बनाया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ लेने के बाद मज़ार कायद भी पहुँचे, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। मुमताज जमाली, सिटी 21। अब आपको बताएं, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने 27वें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिद्दीकी से ओहदे का हल्फ लिया। 27वें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी कौन हैं? एक नज़र डालते हैं जस्टिस शफी सिद्दीकी के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनने तक के सफ़र पर। जस्टिस शफी सिद्दीकी 12 अगस्त 1965 को कराची में पैदा हुए। आप 1992 में वकालत के शोबे से मुंसलिक हुए। 2 साल के बाद 1994 में हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। 2008 में सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर इनरोल हुए। 20 मार्च 2012 में सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर तैनात हुए। 25 जून 2024 को सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ लिया। सिंध हुकूमत ने 16 ग्रेड के पुलिस इंस्पेक्टर शहबाज मुगल की पर्सनल स्टाफ अफसर तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया। शहबाज मुगल को ओहदे से फारिग करके वापस कराची पुलिस को सरेंडर कर दिया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो की इस रिपोर्ट में। इंक्वायरीज एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सिंध में डिप्यूटेशन पर तैनात 16 ग्रेड के पुलिस इंस्पेक्टर शहबाज मुगल को ओहदे से फारिग कर दिया गया। हुकूमत सिंध ने तैनाती गैर कानूनी करार दे दी। 17 ग्रेड के कैडर पोस्ट पर शहबाज मुगल को पर्सनल स्टाफ अफसर मुकर्रर किया गया था। अब उन्हें ओहदे से फारिग करके वापस कराची पुलिस को सरेंडर कर दिया गया है। शहबाज मुगल की खिदमत कराची पुलिस चीफ के हवाले कर दी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने 2 जुलाई 2024 को शहबाज मुगल को सरेंडर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। 10 रोज़ तक शहबाज मुगल ने ओहदा न छोड़ा और नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद बराजमान रहे। चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन सैयद जुल्फ़कार शाह ने छुट्टियों पर जाते शहबाज मुगल को रिलीज़ कर दिया। 17 ग्रेड के पर्सनल स्टाफ अफसर दिलीप कुमार को ओहदे से हटाकर शहबाज मुगल को 24 मई 2024 को पर्सनल स्टाफ अफसर मुकर्रर किया गया था। शहबाज मुगल को साबिक चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन फरहत जुनेजो ने डिप्यूटेशन पर तैनात किया था। सूबाई वज़ीर इंक्वायरी एंटी करप्शन सरदार मोहम्मद बख्श महर ने तैनाती की मुखालफत की थी। सरदार मोहम्मद बख्श महर ने साबिक चेयरमैन को ओहदे से फारिग करा दिया था, लेकिन शहबाज मुगल को नहीं हटाया गया था। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। फ्लावर मिल्स की हड़ताल के असरात शुरू। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रईफ इब्राहिम का बड़ा दावा। फ्लावर मिल्स की हड़ताल, जोड़िया बाजार में आटा ख़त्म हो गया। सिंध भर में आटे का बहरान है, कीमत भी बढ़ गई है। आपको बताएं कि असरात आना शुरू हो गए हैं। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रईफ इब्राहिम का ये बड़ा दावा। फ्लावर मिल्स की हड़ताल, जोड़िया बाजार में आटा ख़त्म हो गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी आज देखा जाए फ्लोर मिल्स की जो हड़ताल है 3 रोज हो गए हैं और कराची में 100 फ्लोर मिल्स हैं। मजमूई तौर पर यौमिया तकरीबन 1,100,000 किलो की बोरी की सप्लाई होती थी। 3 दिन में देखा जाए कि तकरीबन 3 लाख जो है 100 किलो की बोरी की सप्लाई नहीं हो सकी है। सप्लाई चेन टूटने की वजह से मार्केट में किल्लत का खदशा हमने दिया था, जो जिसको होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रईफ इब्राहिम ने बड़ा दावा किया कि फ्लोर मिल्स की हड़ताल की वजह से जोड़िया बाजार में आटा खत्म हो गया है और सिंध भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कीमतें जहाँ पे आटा दस्तियाब है वहाँ कीमतें बढ़ गई हैं। होलसेल मार्केट में 3 दिन में 10 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा हुआ है
होल सेल में आटे की फी किलो कीमत 90 रुपए से बढ़कर 95 रुपए यानी 5 रुपए फी किलो आटा जो है ये फ्लोर मिल्स का महंगा हो गया। रिटेल चक्कियों पे भी 10 किलो आटे का थैला 60 रुपए महंगा हो गया। इसकी भी अपडेट दी थी जो कि पहले तो मजमूई तौर पर उसमें भी जो है 60 रुपए जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। आम दुकानों पे जो फ्लोर मिल्स का आटा मिल रहा था 95 वाला वो 100 रुपए पे पहुंच गया है। कराची में आटे की ब्लैक में फरोख्त जो है वो शुरू हो गई है। जिनके पास आटा होल्ड करके रखा हुआ है मनमानी कीमत पे जो छोटे दुकानदार हैं फरोख्त करें। यहाँ कंसर्न किया है और चेयरमैन होलसेल ग्रोसर ने मुतालबे के हुकूमत फौरी तौर पर जो फ्लोर मिल्स की हड़ताल खत्म करने के लिए इकदाम उठाए, क्योंकि इस वक्त गरीब आदमी है वो जो तंदूर से और जो मजदूर आदमी वो रोटी लेता है वो रोटी की कीमत फिर बढ़ जाएगी क्योंकि आटे की किल्लत हुई है। और जो तंदूर पे आता है वो फाइन आटा आता है। फाइन आटे की सप्लाई क्योंकि 100 किलो की बोरी लेते हैं ये तंदूर वाले, उसकी सप्लाई 3 दिन से बंद है। आज 3 दिन हो गए। अशरफ खान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। होलसेल ग्रोसर अब्दुल रऊफ का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये 2.5 नंबर आटा 88 रुपये का 90 रुपये हो चुका है और फाइन आटा 94 रुपये 95 रुपये बस ये कीमत पे बिक रहा था, लेकिन दस्तियाब नहीं है, आटा है ही नहीं। होलसेल पे कोई दुकानों पे आटा नहीं है। और आप ये समझ लें कि अगर लम्हा फिक्रिया देखें कि 25 करोड़ आवाम के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे रोटी कहाँ से लेगा, क्या खाली सालन खाना है, या हमने ये गुजारा करने के लिए कि जितनी लेबर जो फारिग हो रही है सारा अंदरूनी सिंध कराची लेकर, तो वो तो जाहिर सी बात है लाखों की तादाद में है, योमिया गुजरत पे हैं। और दूसरी बात यह है कि 10,000 टन की तो खाली कराची में पिसाई होती है और अंदरूनी सिंध मिला के 30,000 टन की पिसाई होती है, जिसके ऊपर विथ होल्डिंग टैक्स कीमत में जब 0.50 से लेकर 2.50 तक लागू कर दिया गया है, तो ये फ्लोर मिल मालकान यही चाह रहे हैं कि या तो इसको फिक्स कर दें, क्योंकि उसका डेटा रखना और रिटेलर को या होलसेलर को वो कोई शनाख्ती कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड नहीं दे सकता। और ये लम्हात हैं कि ये फिलफोर इक़दाम उठाने चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को। ये इंतशार और ये जो हड़ताल इसके मुतमिल नहीं है। हम सोच रहे हैं कि टेबल पे हल हो जाए, 2 कदम वो बढ़ें 1 कदम वो बढ़ें और इसको मिलजुल के हल पे जाना चाहिए, ना कि अना का मसला बनाना चाहिए। जो आशूरे का महीना है, मुहर्रम हराम है, उसमें ख्याल किया जाए। और मैं यही तजवीज़ दूंगा फ्लोर मिल चेयरमैन को और सारे ताजिर बिरादरी को और हमारे जो वज़ीर आज़म है वो भी इंटरवेंट करें और इनकम टैक्स फ्लोर मिल्स की हड़ताल के असरात शुरू। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।